everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये हमारा टॉपिक थर्ड है ऑफ आवर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, मॉलिक्यूल बहुत ही सिंपल है। वैसे लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे ही दिया था, है ना। एटम हमने डिस्कस करा कि जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास, ठीक है। अब जब एक या दो, है ना, मतलब एक से ज्यादा, दो या तीन हमारे पास एटम्स जो हैं आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक मॉलिक्यूल को। तो यही डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की। द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट इनटू व्हिच अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिवाइडेड while retaining its composition and chemical properties is a molecule which is a collection of two or more atoms। ठीक है, identifiable unit है ये, which means जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी जो भी कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिटेन करेगा। जैसे कि H2, हाइड्रोजन जो है ना, वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। वो अगर एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसको मॉलिक्यूल ही बनाना पड़ता है। क्लोरीन, ये जो गैस है, ये Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। क्लोरीन एटम जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। सो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कब बन रहे हैं, जब कोई भी जो एटम है बेसिकली वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। सो वो दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ कंबाइन हो रहा है और वो देन एक हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट बन जा रही है, जो कि फर्दर हमारे पास अपनी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिटेन कर रही है। ठीक है, सो वापस से डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट इनटू व्हिच अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिवाइडेड, जब वो अपनी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी कॉम्पोजिशन है, उसको रिटेन कर पा रहा है। दो या उससे ज्यादा एटम्स मिलके जिस हमारी पर्टिकुलर यूनिट को बना रहे हैं उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि जो एटम है वो हमारे पास इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन एटम जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको मॉलिक्यूल ही बनाना होता है। अगर हम सोडियम के एटम की बात करें तो ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, इसे मॉलिक्यूल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब मॉलिक्यूल में भी ना दो टर्म्स आते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है। अगर हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स होगा। वेरी सिंपल, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, दोनों ही क्या है, सेम एटम है, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। सिंपल। इसके अलावा H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर है ना। A molecule is a collection of two or more chemically bound atoms। केमिकली आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, whether they are from the same element or another, है ना, चाहे वो एक ही तरीके के एलिमेंट्स हो या अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स से मिलके बना है, तो वहां पर एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, है ना। अगर हमारे पास सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं वो, तो उस केस में उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अलग अलग एटम्स हैं, जैसे कि H2O हमने डिस्कस करा, तो उस केस में उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कह देंगे। ठीक है जी, क्लियर। A combination of two or more atoms of different types, इसको हम molecule of compound कहते हैं। This means molecules of compounds have atoms of two or more different chemical elements। अलग अलग एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। दो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स है इसमें और एक एटम है ऑक्सीजन का, तब जाके ये मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, मीथेन देखो CH4 होता है, तो यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। अमोनिया NH3 होता है, नाइट्रोजन भी है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए। और क्या है इसमें देखो, O2 क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। NaCl ये क्या होगा, एक हमारे पास कंपाउंड होगा। जो कंपाउंड है वो भी क्या है, एक तरीके का मॉलिक्यूल ही तो है। H2O ये एक कंपाउंड है हम कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है, बट ये भी तो एक तरीके का मॉलिक्यूल ही है। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना। द एटम्स दैट जॉइन टुगेदर मस्ट बी डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर फॉर द सब्सटेंस टू क्वालिफाई एज अ कंपाउंड। तो अभी तो हमने कहा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब हम डिस्टिंग्विश भी कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, कि मॉलिक्यूल हम उसी को कहेंगे जहां पर सेम
एटम्स होंगे या फिर हम कहें सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास एलिमेंट्स अलग अलग हैं उस केस में हम उसको कंपाउंड कह देंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इंक्लूड करा दिया है। अगर हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम्स हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो यहाँ पर एटम सेम है ना, एक ही एलिमेंट के हैं, तो उस केस में उसको मॉलिक्यूल कह देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स होंगे तो उस केस में उसको कंपाउंड कह देंगे, जैसे NaCl, जैसे NH3, ठीक है, तो इनको हम क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे। इवन H2O क्या होगा, कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे फिर हम उसको। समझ में आ गया। तो पहले तो हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिस्टिंग्विश कर देंगे। फिर हमने क्या करा, हमने मॉलिक्यूल और कंपाउंड को ही डिस्टिंग्विश कर दिया कि मॉलिक्यूल अलग है, कंपाउंड अलग है। किसको मॉलिक्यूल कहेंगे, जब सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, जब सेम एलिमेंट के नहीं डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि कितने जो हमारे एटम्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन है तो बताओ एटॉमिसिटी यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की कितनी है, कितने एटम्स है इसमें, 2 हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। एटॉमिसिटी एटम की नहीं है क्योंकि एक एटम तो एक ही होगा ना, हाइड्रोजन का एटम तो ये तो एक ही होगा। एटॉमिसिटी किसकी होती है, मॉलिक्यूल की, कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2, ठीक है। क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। फॉस्फोरस की कितनी होगी, 4 होगी। सल्फर की कितनी होगी, 8 होगी। तो ये है एटॉमिसिटी, ठीक है। अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता ही दिए कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन सब में क्या है, हमारे पास 2 ही एटम्स हैं। इन सब की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 होगी। बाकी फॉस्फोरस की 4 होती है, सल्फर की 8 होती है, ठीक है। औरों की भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये सब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्चुअली ये 2 मोनो एटॉमिक। अगर मैं सोडियम की बात करूँ, ठीक है, सोडियम हमारे पास कोई भी और आप मेटल ले लो, ठीक है, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये सब मोनो एटॉमिक होते हैं। जितने हमारे मेटल्स हैं ना वो सारे के सारे मेटल्स क्या होंगे, मोनो एटॉमिक होंगे। क्यों है मोनो एटॉमिक, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही एटम होता है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, इनकी एटॉमिसिटी उस केस में होगी 1 इज द एटॉमिसिटी विच मीन्स ये मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। फिर ये सब डायटॉमिक है, अभी हमने देखा था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्योंकि O2, H2, N2, Cl2 इन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये टेट्रा एटॉमिक कहलाएगा क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी कितनी थी, 4। फिर ये पॉली एटॉमिक है, ऑक्टा एटॉमिक भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है 8 एटम्स हैं, ठीक है। देखो मेटल जितने भी हैं यहाँ पर ये तो नॉन मेटल्स हैं, आर्गन और हीलियम। अच्छा यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, आर्गन, हीलियम, ये सारे क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस यानी कि जो हमारे पास 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। जितनी नोबल गैसेस है ना वो कभी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो भी नोबल गैसेस हैं जो कि 18th ग्रुप में आती हैं और नॉन मेटल कहलाती हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है। और जितने मेटल्स हैं वो सारे के सारे मोनो एटॉमिक ही होंगे, जैसे कि सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई सा भी ले लो, वो सबके सब मोनो एटॉमिक होंगे। समझ में आ गया। हमारे पास सारे मेटल्स मोनो एटॉमिक हैं, जितनी नोबल गैसेस हैं सारी मोनो एटॉमिक है। इसके अलावा ये जो कुछ गैसेस हैं डायटॉमिक है, फॉस्फोरस टेट्रा है और सल्फर ऑक्टा एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक भी कह सकते हो, इन दोनों को पॉली एटॉमिक एक्चुअली हम कह सकते हैं क्योंकि 3 से ज़्यादा यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए देखो ये हमारे पास सल्फर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर S8 है और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। ये इसका क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी 2 टाइप के होते हैं, रेड और वाइट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लास 12th में था वो, अभी तो डिलीट हो चुका है। देखते हैं आप जब क्लास 12th में पहुंचोगे वो आता है या नहीं, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम वेरी सिंपल, लास्ट वीडियो में अच्छे से मैंने इसको पढ़ा ही दिया था कि जो एटम है उसके अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन
P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। एटम इज मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सेंटर जो होता है एटम का उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो टोटल मास होता है हमारा किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर बाहर पर हमारी शेल्स होती हैं और इन शेल्स में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स द होल मास, अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन द शेल्स, फिर जो हमारे पास ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, ये जो पाथ है, इनमें ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पर हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वैलेंस शेल पढ़ाई थी, है ना, जब हम एटॉमिक रेडियस देख रहे थे। तो वैलेंस शेल होती है आउटर मोस्ट वाली शेल, जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, तो जो भी आउटर मोस्ट वाली शेल होगी वही वैलेंस शेल कहलाएगी। और इस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर इस वैलेंस शेल में मुझे दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताओ कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। मान लो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। अब देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जब वो किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा केमिकली तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या फिर गेन करेगा। क्योंकि हमारे पास ना 3 तरीके से केमिकली जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे कोई भी एटम, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या इलेक्ट्रॉन शेयर करें। इन दोनों में से कोई भी चीज होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इधर से उधर या उधर से इधर, है ना, ट्रांसफर हो रहा है, या तो एक्सेप्ट कर रहा है या तो ले रहा है या फिर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर शेयरिंग होती है कि दोनों इक्वली बांटते हैं। इन दोनों की वजह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब देखो वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करने हैं या ट्रांसफर करने हैं। इसको आउटर मोस्ट शेल से लेना देना है, बट एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वैलेंसी होगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं, तो क्या इसकी वैलेंसी भी 5 होगी, नहीं। टोटल अगर हमें ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट यानी कि आपको पता है हर जो एलिमेंट है, हर जो एटम है वो यही चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब वो सबसे आसान तरीके से कैसे इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सकता है, ये 2 चीजें कर सकता है, या तो अपने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, या क्या करे 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दे। क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली जो इसके अंदर वाली शेल है वो तो ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीटेड है ना, तभी तो बाहर वाली शेल में फिर इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। ऐसा ही तो होता है ना कि पहले अंदर वाले भरते हैं तभी जाके बाहर में इलेक्ट्रॉन जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अंदर वाले खाली हैं और इलेक्ट्रॉन सीधे बाहर चला गया, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो पहले ये जो अंदर की शेल्स हैं ये भरी हैं और फिर बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन्स आए। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा तो ये पूरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, विच मीन्स उस केस में वैलेंस शेल क्या कहलाएगी, ये वाली। तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो विच मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ऑक्टेट इसका कंप्लीट, तो इसका काम हो गया। या फिर एक और चीज कर सकता है कि ये जो आउटर मोस्ट वाली शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए। तो देखो 1 2 3 इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो अब इसकी आउटर मोस्ट वाली में ही ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो दोनों तरीके से हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 को इसने निकाल दिया या 3 को इसने एक्सेप्ट करा। मुझे एक चीज बताओ, आसान क्या है कि मैं 3 ले लूं या मैं 5 दे दूं, 3 ले लूंगी ऑब्वियसली, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतने ही रहेंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आउटर मोस्ट वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका नंबर 5 है, बट वैलेंसी 3 है क्योंकि दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट शुड आइदर डोनेट
और इट शुड गेन और इट शुड शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो वैलेंसी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, आई होप क्लियर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट वाली शेल में या फिर ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं। Capacity of an atom to either lose, gain or share these valence electrons in order to complete its octet, उसी को हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, so this is the combining capacity, or we can simply say that the total number of atoms the total number of electrons any atom should either gain or lose or share in order to complete its octet। Clear definition? आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखो, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 1 है। वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी भी तो 1 ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ये भी 2 काम कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तभी भी ऑक्टेट पूरा, या 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। आसान काम क्या है? एक को निकाल दे चुपचाप या 7 को ले ले। आसान काम तो यही है कि एक निकल जाए। तो वैलेंसी भी कितनी होगी इस केस में? 1 ही होगी। ठीक है, चलो कंपाउंड्स देखो। कंपाउंड्स तो हमने पढ़ ही लिए हैं ऑलरेडी कि हमारे पास जब डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो में, तो जो प्योर सब्सटेंस बनता है उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, है ना, हमने ये भी पढ़ा था कि ये रेशियो जो है फिक्स्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है बाय मास। सो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्योर सब्सटेंस बन रहा है, उसी को कंपाउंड कहते हैं। चलिए आयंस, ये हमारे पास आखिरी टॉपिक है। आयंस भी मैं पढ़ा देती हूँ, सिंपल है। अब आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। देखो, हमने कहा डोनेट कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, वैलेंसी के केस में। तो यहाँ पर उसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? 2, 8, 1, विच मीन्स आउटर मोस्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। वैलेंसी भी कितनी हुई? 1। अभी आपको समझाया था कि 1 को निकालना आसान है देन 7 को लेना। तो यहाँ पर वैलेंसी 1 है, तो विच मीन्स ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, रिमूव कर देगा, या हम कहें डोनेट कर देगा। ठीक है, या हम कहें लॉस कर देगा इसका। ठीक है, लूज कर देगा उसको। तो यहाँ पर जब कोई भी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में क्या होता है वो देखते हैं। तो ये सोडियम ने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन को खुद में से निकाल दिया, तो इसने बना दिया कैटायन। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बनाता है कैटायन। और आयन क्या है? आयन एक ऐसी एंटिटी है जो कि तब बनेगी जब हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तभी तो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसफर और शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पर बताया था। ये इन दोनों की वजह से क्या होता है? ट्रांसफर। जब भी ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ आयन होता है। जब शेयरिंग होती है तो उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयन नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो देखो वही चीज हो रही है ना, यहाँ पर आयन बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करा, विच मीन्स ट्रांसफर हुआ, तो इसने कैटायन बनाया। ठीक है, तो आयन क्या है? एक ऐसी एंटिटी है जो बेसिकली तब बनती है जब जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर होता है। आयंस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, देखो यहाँ पर एन आ रहा है ना, AN, तो यहां से याद कर लो नेगेटिव। यहाँ पे T आ रहा है ना, यहां से याद कर लो पॉजिटिव। ठीक है, कैसे याद करना है वो आपके ऊपर है, बस एक मैंने ट्रिक बता दी है। एनायन है, N लिखा है तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो जो कैटायन है वो पॉजिटिव रहता है। देखो ये क्या लिखा है मैंने? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया क्यों ये समझो। यहाँ पर इसके पास ना क्या थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने बचे, तो आप कहोगे 10 बचे, क्योंकि 1 तो निकाल दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास प्रोटॉन्स कितने बचे, तो प्रोटॉन्स तो 11 के 11 ही रहेंगे ना, क्योंकि वो कहाँ हैं? वो तो न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस से तो कुछ भी निकलता है या उसके अंदर नहीं जाता है, न्यूक्लियस तो बीच में है बिल्कुल। जो भी काम होता है वो तो बाहर पर होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि प्रोटॉन्स तो 11 हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
10। तो मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्सेस में है या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो विच मीन्स यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेस में हो गया जब हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। हेंस ये जो भी हमारे पास अब नई एंटिटी बनी है वो कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ गया? फिर देखो क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर देखो 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 1। क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना आसान है या चुपचाप एक को ले लेना? एक को ले लेना। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसने देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया, तो ये क्या बना देगा? नेगेटिव आयन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम सिंपली बोल रहे हैं एनायन। अब देखो नेगेटिव क्यों आया? मैं आपसे कह रही हूं कि अगर इसने गेन कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? आपका हो गए 18 हो गए। अब बताओ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो तो 17 के 17 ही रहेंगे। प्रोटॉन्स पे तो कोई चेंज नहीं आता। एक्सेस में क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑब्वियसली। सो दिस इज नेगेटिव आयन, जिसको हम एनायन बोलते हैं। समझ में आ गया पूरा फंडा? तो बस क्लियर है, डेफिनेशन पे आ जाओ। आयन इज डिफाइंड एज एन एटम और मॉलिक्यूल विच हैज गेन्ड और लॉस्ट वन और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा एटम है जिसने क्या करा है? या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। ठीक है, गिविंग इट अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा या नेगेटिव चार्ज ही आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एनायन, ये एन से हमने याद करा, और ऑब्वियसली इसका दूसरा है कैटायन, तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। जो कैट है उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बिकॉज आई एम अ कैट पर्सन। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगी ही, जिसको कैट नहीं पसंद, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, कैट्स जब भी मेरे आसपास होती हैं तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो कैटायन, कैट यानी कि पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायन में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। बहुत ही जल्दी हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। और जो मैंने चीज़ें बताई है ना, उनको एक माइंड मैप की तरह लिख लेना कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप पहचानोगे। आयन कैसे पहचानेंगे? आयन कितने टाइप के हैं? 2 हैं, कैटायन, एनायन। कैसे पहचानेंगे? क्या ये चीज़ें हैं? तो ये सब मैंने बता दिया है, आपको बस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है, आपने समझ भी लिया है, बट एक बार रफ कॉपी में छोटा सा लिख लेना और उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।